जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए साइंस की जबरदस्त क्लास और प्रैक्टिस सेशन 3 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मिलीमीटर है, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी है मीटर है, ऑप्शन डी है डेसीमीटर है। बोला गया है कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा कर दिया जाए। और हम रियल में जाने तो 1 सेंटीमीटर में होता कितना है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, कहते हैं 0.39 इंच होता है। ये क्वेश्चन ही बन गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, अर्थात 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, जो कहते हैं सेंटीमीटर में। राइट आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन डी है अवश्रव्य तरंगों का। तो सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या है। सोनार एक प्रकार का साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग एक प्रकार का उपकरण है जो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने का काम करता है। सोनार में जो तरंगे करते हैं प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। क्यों, इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे कहते हैं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है से अधिक होती है। तो आप बोल सकते हैं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो भाई भैया 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों की आवृत्ति को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। इन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ कुछ जानवर होते हैं जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति को सुन सकते हैं। और सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग एक प्रकार का उपकरण है जो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु का प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग कौन करते हैं भाई, सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। हमें ये बताना है कि जो वायु शक्ति है ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है उसको बदलता है जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी को बदलता है मैग्नेटिक रेज में। यानी कि गतिज ऊर्जा जो है पहले यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट होकर यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। राइट आंसर क्या होंगे, ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव के द्वारा, सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा, पल्सर के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैकिंग किया जाता है। आसानी से ट्रैकिंग किया जा सकता है। इसके लिए जो ट्रैकिंग में प्रयोग किया जाता है ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से प्रयोग की जाती है। यानी इसके लिए यह ट्रैकिंग जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। इसके राइट आंसर क्या होंगे, ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। इसमें किसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो बदलता नहीं है। वेग गति बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। बोलते जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा नहीं बदलती है, तो वेग गति बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, अपवर्तनांक बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। जो हेमेटाइट है, सिडेराइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये सब लोहे के अयस्क हैं। जब भी लोहा प्राप्त किया जाता है, खनन होता है, तो ये पहले खनिज के रूप में प्राप्त होता है। खनिज से इसकी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, ये बन जाता है अयस्क। तो इसको बैडलीडा में जो अयस्क प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, हेमेटाइट है। राइट आंसर क्या होगा, हेमेटाइट।
नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लौह में क्या मिलाया जाता है, यानी आयरन में क्या मिलाया जाता है। ये जो आयरन है अगर हम मिला दे कार्बन, ये मिश्र धातु हो गई, इसमें क्या मिलाया जाता है, निकिल और टिन मिलाया जाता है कि निकिल और तांबा मिलाया जाता है, टिन और जिंक मिलाया जाता है कि क्रोमियम निकल मिलाया जाता है। तो इसके राइट आंसर जो होंगे, जो हमारे आयरन है ये हमारा क्या है, इस्पात है, इस्पात Fe आयरन प्लस कार्बन, इसमें मिला दीजिए क्रोमियम प्लस निकिल। क्रोमियम क्या करता है, उसकी हार्डनेस देता है, कठोरता प्रदान करता है, लेकिन निकिल क्या करता है, जंग लगने से बचाता है, उसको चमकदार बनाता है। चमकाने के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है जो जंग लगने से बचाता भी है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, कह सकते हैं क्रोमियम और निकिल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु है। ऑप्शन बी है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन सी है कार्बन का समस्थानिक है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ग्रेफीन होते हैं ना, ये कार्बन के क्या होते हैं, नैनो प्रतिरूप होते हैं। ये कार्बन के क्या होते हैं, नैनो प्रतिरूप होते हैं। अब कार्बन की मिश्र धातु की बात करें हम, कार्बन की मिश्र धातु नहीं होगी। ये ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गैसीय चक्र नहीं है, कौन गैसीय चक्र नहीं, जो गैसीय चक्र में नहीं है आता है। नाइट्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है गैसीय चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये गैसीय जो चक्र बनता है उसमें नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन, इसका चक्र बनता है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह विलियन का पीएच मान है। तो पीएच मान जो 7 होता है उदासीन है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका पीएच मान 1 होता है। 6.5 की बात करें, 6.4 से 6.5 जो पीएच मान होता है यह दूध का पीएच मान होता है। जो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी ब्लड का पीएच मान जो होगा 7.4 होगा। समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 8.5 होता है। ठीक, सबसे अधिक जो पीएच मान होते हैं ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका जो पीएच मान होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि 14 होता है। अब यहाँ बात कर रहा है कि जो लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका विलियन कैसा होता है, लाल लिटमस का विलियन जो होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय का जो पीएच मान होते हैं वो 7 से अधिक होना चाहिए। यहाँ 7 से अधिक कोई है नहीं, राइट आंसर क्या होंगे, ई। तो लाल लिटमस का लिटमस को नीला कर देता है क्योंकि लाल लिटमस क्या होता है, क्षारीय विलियन होते हैं, और क्षारीय विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ 7 से अधिक कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या होंगे, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। गेहूं का खेत है, धान का खेत है, कपास खेत है, मूंगफली का खेत है। तो मेथेन उत्पादन करने के लिए हम जान सकते हैं भाई, गेहूं के खेत में मेथेन गैस उत्पादन होता है CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 मेथेन गैस, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। गेहूं के खेत से, धान के खेत से, राइट आंसर होगा धान के खेत से सबसे अधिक मेथेन गैस का उत्पादन होता है। जबकि अगर धान का खेत ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो हम आंसर लगा सकते हैं गेहूं का खेत, लेकिन सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, क्षेत्र है कौन सा है, धान का खेत है, जिसमें मेथेन गैस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर होता है, ब्रेकिंग नहीं होता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। पहले हम जानते हैं इस सबके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड, आप जानते हैं कि जो टमाटर होते हैं, पालक होते हैं, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक अम्ल किसमें, दूध में, दूध में कौन सा, दूध खट्टा हो जाएगा, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल आ जाएगा। जबकि इमली में देखा जाए तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल यानी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ बोला अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर रूप में निर्माण प्रयोग करते हैं भाई, तो आंसर होगा टार्टरिक एसिड, यानी टार्टरिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX आविष्कृत हुआ है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, जबकि अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट खोज किए हैं। इन्होंने जो खोज किया है, डायनामाइट खोज किया है, डायनामाइट, डायनामाइट की जो खोज करता है वो कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है।
सोडी यानी जो सोडी फौजान है इन्होंने वर्ग विस्थापन का नियम दिया है। जो वर्ग विस्थापन का नियम दिए हैं वो कौन से हैं? सोडी फौजान से। ये जो हैनिंग है, हैनिंग ने ही आरडीएक्स की खोज किए थे। आरडीएक्स जो खोज किए थे हैनिंग किए थे। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होगा? एग्जाम पूछ दे आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होगा? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसे भारत में किस नाम से जानते हैं? इसे भारत में हम लोग कहते हैं कि यह जो है प्लास्टिक बम है। भारत में इसे बोलते हैं प्लास्टिक बम है। भारत में बोलते हैं प्लास्टिक बम है। लेकिन वही अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में लोग कहते हैं साइक्लोनाइट है। अमेरिका वाले कहते हैं साइक्लोनाइट है। साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं जर्मनी की बात करें, जर्मनी में इसे कहते हैं हेक्सोजन। हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। जबकि इटली वाले जो आरडीएक्स को जानते हैं, इटली वाले इसे T4 के नाम से जानते हैं। तो ये भारत में प्लास्टिक बम भी कहते हैं, अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से लोग पुकारते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से पुकारते हैं, और आरडीएक्स को इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो आरडीएक्स खोजकर्ता कौन है भाई? हैनिंग द्वारा किया गया है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 14 वाला क्वेश्चन, 15 वाला क्वेश्चन। ये दोस्तों यदि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्द। सबसे पहले शब्द का शहद का प्रमुख घटक है। ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? क्या बोला? तो द्राक्ष शर्करा भी बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं, यव शर्करा, इसको बोलते हैं फ्रैक्टोज शर्करा, इसको बोलते हैं सुक्रोज शर्करा यानी इच्छु शर्करा। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रैक्टोज शर्करा, जो फलों में पाई जाती है। फलों में पाई जाने शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज शर्करा है। जबकि गन्ने के रस में जो पाई जाती है सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं टेबल चीनी यानी टेबल शर्करा यानी चीनी शर्करा पाई जाती है। और सबसे अधिक जो ऊर्जा देने वाला शर्करा है वो कौन सी? ग्लूकोज शर्करा है। ग्लूकोज शर्करा जो सरल शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? अगर रियल में देखा जाए NH2CO NH2CO इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया जो है प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कंपाउंड है, जिसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक होलर है। जिसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक होलर इसके खोजकर्ता है। और यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा जो पाई जाती है ये 46% पाई जाती है। ये पेड़ पौधों को एमाइड के रूप में मिलता है, एमाइड के रूप में प्राप्त होता है। और कह दें यूरिया में कितनी परसेंट पाई जाती है भाई? 46% पाई जाती है। यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन 46%। लेकिन यहाँ ऑप्शन 46.7% दे दे तभी राइट है। लेकिन 46.7 नहीं दिया है तो हम देखेंगे इसके ऊपर कौन दिया है, तो इसके नजदीकी दिया गया है 47%। राइट आंसर क्या कर देंगे? 47% है। वैसे रियल में होते कितने हैं? 46%। या ऑप्शन दे सकता है 46.7%। अब कर दिया गया है। अब एग्जाम में ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हमारे पास 47% है। राइट आंसर मान लेंगे 47% है। यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 47% होगी ऑप्शन के आधार पर। रियल में कितने होते हैं? 46% है। जय हिंद प्यारे दोस्तों।